हाय फ्रेंड्स, आई एम यतेंद्र कुमार। वाईएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज दूसरा जो सिद्धांत है, हमने इससे पहले थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। आज दूसरा सिद्धांत है पावलोव का अधिगम सिद्धांत। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने पाचन क्रिया की दहिकी पर मुख्यतः अध्ययन किया है, यानी हमारी जो पाचन क्रिया है उस पर इन्होंने अध्ययन किया है। इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि लार में अनुबंधन का अध्ययन किया था। उन्होंने कहा था कि उद्दीपन अनुक्रिय सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिय सिद्धांत, अनुबंधन का जनक और सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। इन्होंने अपने प्रयोग का नाम दिया था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत और इन्हें क्या कहता है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है। और उन्होंने बताया था कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। देखिए, प्रयोग के दौरान इनको तीन स्थितियां बनी थी। देखिए, प्रयोग से पूर्व की स्थिति, फर्स्ट स्टेप था स्वाभाविक उद्दीपक और अनानुबंधित अनुक्रिया, यानी स्वाभाविक उद्दीपक जो था वो है भोजन और अनानुबंधित अनुक्रिया जो है वो है लार। यानी कि इन्होंने जब कुत्ते पर प्रयोग किया था तो इन्होंने कुत्ते के लिए भोजन देने से पहले कई दिनों तक घंटी बजाई, जिससे उसके बाद ही उन्होंने भोजन दिया। लेकिन पहले उसके अगले बार इन्होंने केवल सिर्फ घंटी बजाई तो उसके कुत्ते के मुंह में से लार आना प्रारंभ हो गया। यानी कुत्ते ने सोचा कि अब क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। और उसके मुंह में से लार आई तो इसका कारण था कि कुत्ते ने घंटी बजने से पूर्व ही सीख लिया था कि घंटी बजने के बाद ही हमें क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया कहा है। तो देखिए, दूसरी जो स्थिति बनी थी इन्होंने प्रयोग के दौरान कि अस्वाभाविक उद्दीपक किया था, यानी घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद क्या हमें लिख लीजिए, इस कुत्ते के मुंह से लार निकली। जब लार निकली तो इसने कुत्ते को भोजन दिया। तो प्रयोग के अंत की स्थिति में इन्होंने क्या किया था, सिर्फ केवल और केवल घंटी बजाई थी और जब घंटी बजते ही कुत्ते को मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। यानी कि एग्जाम व्यू में देखेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक यानी यूसीएस था भोजन, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी का बजना, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना ही अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। यानी कि कुत्ता सीख गया था कि घंटी बजने के पश्चात ही हमें भोजन प्राप्त होगा। तो यह अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। अब देखिए, प्रेरक का प्रभावी होना आवश्यक, अन्यथा उत्तेजकों पर अधिक ध्यान नहीं जाता। स्वाभाविक उद्दीपक घंटी के बीच अनुबंधन होने के लिए 5 सेकंड से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित होने में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और घंटी के बीच में सिर्फ 5 सेकंड और इसका ही समय होना चाहिए। अगर इससे अधिक समय हो गया तो अनुबंधन स्थापित नहीं होगा। इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। शैक्षिक महत्व, संवेगात्मक विकास हेतु उपयोगी है। यह जो सिद्धांत है संवेगात्मक विकास हेतु उपयोगी है, यानी संवेगों के लिए यह उपयोगी है। भाषा का विकास, छोटे छोटे बच्चों को
वस्तुओं को दिखाकर शब्दों को सिखाना। यानी कि जो बच्चा होता है, शैशवावस्था का जो बच्चा होता है, उसको छोटे छोटे उसको क्या करते हैं कि वस्तुओं को दिखा करके नहीं उनको शब्द बताते हैं, और उन शब्दों को सिखा करके क्या करते हैं कि उनको शब्द सिखाया जा सकता है, यानी उनको अधिगम कराया जा सकता है। प्राणी तभी सीखता है जब तक वह सतर्क रहता है। यानी कि प्राणी क्या होगा, प्राणी कब सीखेगा कि जब तक वह सतर्क रहेगा, यानी कि वह सीखने के लिए उत्तेजित रहेगा तब तक वह सीखता रहता है। यह सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। यानी कि यह सिद्धांत क्या करता है, क्रिया की पुनरावृत्ति, यानी कि क्रिया किया होनी चाहिए, बार बार क्रिया होनी चाहिए। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल, यानी कि पावलोव ने कहा था कि बच्चे में जब तक आदत का निर्माण नहीं होगा तब तक वह अच्छी प्रकार से अधिगम नहीं कर पाता। मनोवृत्ति तथा अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक, यह सिद्धांत क्या है, मनोवृत्ति और अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक है। अनुशासन संबंधी आदतों के विकास में सहायक, अनुशासन संबंधी आदतों के विकास में सहायक है। बालकों में समाजीकरण एवं वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायक, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, यानी कि पुनरावृत्ति पर यह बल देता है। भाषा को सीखने और सिखाने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। यानी कि इस सिद्धांत का उपयोग क्या है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा को सीखने और सिखाने के लिए उपयोगी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, जो कि दिया था स्किनर के द्वारा। स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को 1938 में दिया था और इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के चयनवय संयोजन सिद्धांत पर आधारित है। चयनवय संयोजन के सिद्धांत पर यह आधारित है। इसका अन्य नाम क्या क्या है, इसका अन्य नाम कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन, रिक्त प्राणी उपागम और नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। देखिए प्रयोग के दौरान कई सारे स्टेप्स हुए, कई प्रक्रियाएं की हैं। चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे का नाम था स्किनर बॉक्स नाम रखा गया था। तो सेकंड स्टेप में क्या किया, चूहे ने उछल कूद की, यानी उत्सर्जित क्रिया की, न कि प्रकाश में लाई गई क्रिया। यानी कि चूहे को जब बंद कर दिया था तो चूहे को ये उछल कूद उसने उस पिंजरे में के अंदर रह करके उछल कूद करना शुरू कर दिया। जब चूहे का व्यवहार कार्यात्मक न कि अनुक्रियात्मक, जो चूहे का जो व्यवहार था वह कार्यात्मक था न कि अनुक्रियात्मक था। फिर क्या हुआ, चूहे ने लीवर को दबाया, जब लीवर पर दबाया तो उसने क्या की, क्रिया की। जब क्रिया की तो उसको क्या मिल गया, भोजन मिल गया, यानी कि उसको क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। यानी कि क्रिया पहले तथा पुनर्बलन उसके बाद मिला। स्किनर का मानना है कि बालक को क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया के तुरंत बाद उसे पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि कार्य के तुरंत बाद पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में और तीव्रता आती है। यानी कि स्किनर का मानना था कि बालक को क्रिया करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वह बालक क्रिया करेगा और उसके बाद ही हम अगर उसको पुनर्बलन देंगे तो वह कार्य को अति शीघ्र सीखेगा और उसमें अधिगम जो होगा वो तीव्रता से होगा। सिद्धांत के संबंधित मुख्य बातें क्या क्या हैं, व्यवहार तथा अनुक्रिया को अनुबंधित किया जाता है। अनुक्रिया के लिए बाह्य उद्दीपक आवश्यक नहीं है, अनुक्रिया करने के लिए बाह्य उद्दीपकों की आवश्यकता नहीं होती है। व्यवहार या अनुक्रिया सिर्फ स्थलीकृत या पुनर्बलित होती है, जो कि क्रिया की पुनरावृत्ति
अनुक्रिया पुरस्कार व दंड का माध्यम बनती है। अनुक्रिया क्या बनती है? पुरस्कार व दंड का माध्यम बनती है। यानी कि बच्चा जब क्रिया करता है तो उसको क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। जब सही कार्य करता है तो पुरस्कार, और थोड़ा गलत कार्य हो जाता है तो उसको दंड मिलता है। इस सिद्धांत को रिक्त प्राणी उपागम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी अन्य प्राणी की आवश्यकता नहीं होती है। शैक्षिक महत्व क्या है इसके? विद्यार्थी के व्यवहार को धीरे धीरे सबलीकृत करके विस्थापित किया जा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी के व्यवहार को धीरे धीरे सबलीकृत करना चाहिए, और जब सबलीकृत होगा तो उसको क्या करना चाहिए? व्यवस्थापित करना चाहिए। बालक को अच्छे कार्य के लिए पुनर्बलन देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी बालक को क्या किया जा सकता है? प्रोत्साहित किया जा सकता है पुनर्बलन देकर। नकारात्मक पुनर्बलन देकर घटाना चाहिए। यानी कि बालक के मन में अभिमान उत्पन्न ना हो, इसलिए उसको उसके कार्य के प्रति कभी कभी नकारात्मक पुनर्बलन भी देना चाहिए। गलत कार्य करने के लिए उसको क्या मिलना चाहिए? नकारात्मक पुनर्बलन मिलना चाहिए। व्यवहार में सुधार हेतु पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। व्यवहार को चेंज करने के लिए पुनर्बलन उसको क्या करना चाहिए? तुरंत देना चाहिए। पुनर्बलन देकर बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। यानी पुनर्बलन के अनुसार ही बालक को जो व्यवहार है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन एवं शिक्षण इसी सिद्धांत पर आधारित है। अनुक्रमित अनुदेशन और शिक्षण इस सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन व अभिप्रेरणा पर बल दिया है। इन्होंने कहा था कि बच्चे के लिए समय समय पर पुनर्बलन भी देना चाहिए और अभिप्रेरणा उसको करना चाहिए। अभिप्रेरणा क्रिया करने से पहले देनी चाहिए और पुनर्बलन क्रिया के तुरंत बाद ही प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। यह गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ पूर्णाकार या समग्राकृति है। अन्य नाम, इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या क्या है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। इसके मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन ये सभी क्या हैं? गेस्टाल्टवादी हैं। इस सिद्धांत में प्रयोग किया गया था सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था। सीखना प्रयत्न व भूल के द्वारा नहीं बल्कि एकाएक या अचानक होता है, क्योंकि यह सूझ द्वारा होता है जो कि सहसा होता है। यानी कि कोहलर, कोफका और बर्दिमर कोहलर का कहना था कि सीखना क्या होता है? प्रयत्न व भूल के द्वारा नहीं होता बल्कि वह अचानक ही होता है। अधिगम क्या होता है? अचानक ही होता है। देखिए इन्होंने प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। जो सामान था उसमें वो सुल्तान नामक चिंपैंजी था। एक कमरे थे, कमरे में केले और केले में उस कमरे में बांस और संदूक भी थे। तो पहला जो स्टेप बना था कि एक कमरा था, कमरे की छत पर केले लटकाए गए थे और कमरे में एक बांस रखा गया था और उसमें सुल्तान ने उछलकर केला लेने का असफल प्रयास किया। फिर कमरे था, कमरे में केले को थोड़ी और ऊंचाई पर लटका दिया गया और वहां पर दो बॉक्स, एक पहला था और दूसरा बॉक्स भी रखा गया था, दूसरा बांस भी रखा गया था। तो जब सुल्तान कमरे में इधर उधर घूम रहा था तो उसको जो नज़र पड़ती है वह पड़ती है बांसों पर। तो वह क्या करता है? उन बांसों को जोड़ने का प्रयास करता है। तो तीसरा जो स्टेप बना था वह था कि कम केलों को क्या किया गया था और ऊंचाई पर बांधा गया था, और जब और ऊंचाई पर लटकाया गया था तो वहां पर दो बांस के साथ साथ एक संदूक को भी रखा गया था। तो उस चिंपैंजी ने क्या किया कि इन दोनों बांसों को
इधर उधर फिर घूमा तो फिर दोनों बांसों को जोड़ करके नहीं वह संदूक पर चढ़ा, लेकिन केलों के फिर भी हाथ में नहीं आ पाते हैं। फिर जब चौथा स्टेप करता है वह केलों को और ऊंचा लटका दिया जाता है और उसके में दो बांसों के साथ साथ दो बंदूकें भी रख दी जाती हैं, दो संदूक भी रख दी जाती है। तो अंत में क्या होता है, सुल्तान इन सब कार्यों को क्या करता है, सीख जाता है, यानी बांसों को जोड़ना सीख जाता है, संदूक के ऊपर संदूक रखना भी सीख जाता है। तो सुल्तान के इन सब कार्यों से यह सिद्ध हुआ कि उसमें सूझ थी, यानी उसके अंतर्गत उसके दिमाग में चिंतन शक्ति का विकास हो गया था। तो उससे उसने क्या किया, उसी कारण और जब सूझ पैदा उत्पन्न हो गई तो सूझ के कारण ही उसने लक्ष्य को प्राप्त किया, यानी कि उन केलों को प्राप्त किया। इस प्रकार बालक भी सूझ द्वारा ही सीखते हैं। यह कोहलर, कोफका और वर्दीमर का एक कहना था। प्रयोग के दौरान देखिए समस्या उत्पन्न हुई थी कि बांसों को जोड़ने की समस्या, जो कि प्रयास व त्रुटि के माध्यम से केले तथा फर्श के मध्य की दूरी का पाटना, वह किसके माध्यम से पाटा गया था, सूझ के द्वारा उसको पाटा गया था। अब देखिए अंतर्दृष्टि व सूझ का अर्थ क्या है। प्राणी की प्रत्यक्षीकरण की क्रिया में जो एकाएक पुनर्संगठन होता है उसे सूझ कहते हैं। यानी कि प्राणी की प्रत्यक्ष जो प्रक्रिया होती है उसमें अचानक ही सूझ उत्पन्न हो जाती है, यानी अचानक ही सूझ उत्पन्न होती है, अचानक ही विचार उत्पन्न होता है। कोहलर ने सूझ को आकस्मिक ज्ञान कहा है, यानी जो ये सूझ उत्पन्न होती है वो क्या होती है, अचानक होती है, आकस्मिक होती है, यकायक होती है। किसी समस्या का समाधान प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर करना सूझ है। यानी कि सूझ क्या है कि प्रत्यक्ष जो संबंध है, प्रत्यक्ष जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना ही क्या है, सूझ है, जो कि समस्या समाधान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अंतर्दृष्टि का अर्थ समस्या समाधान के दौरान कभी कभी अचानक ही उसका हल सूझ जाना या परिस्थितियों का अवलोकन करने पर अचानक ही उसका हल निकल आना ही क्या है, अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने वाले संबंधी 5 संपत्ति हैं। पहला है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरी है विभिन्न अनुक्रियाएं, चौथा है तनाव और पांचवी है पुनः संगठन। सूझ उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो समस्यात्मक परिस्थितियां हैं उनका ठीक ढंग से निरीक्षक या अवलोकन करें। यानी हमारे सामने कोई समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए, उस समस्या से संबंधित उस समस्या का अवलोकन करना चाहिए। और जब अवलोकन करेंगे तो फिर चिंतन भी होगा, चिंतन भी करेंगे तो फिर अचानक ही हमें उस समस्या से निकलने का मार्ग सूझ जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु को छात्रों के सामने संगठित रूप से सामने लाना चाहिए। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बाल्यावस्था प्रयास व त्रुटि के माध्यम से ही सीखते हैं। यानी बालक बाल्यावस्था में किसके माध्यम से सीखते हैं, प्रयास व त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन किशोर या उच्च स्तर का बालक अंतर्दृष्टि व सूझ के माध्यम से सीखता है। यानी किशोरावस्था का जो बालक होता है वह अंतर्दृष्टि और सूझ के माध्यम से ही सीखता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में इस सिद्धांत को प्रयोग में लाया जाता है। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है उसके लिए इस सिद्धांत को उपयोग में लाया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट वादियों की देन है। यानी पूर्ण से अंश की ओर जाना ही गेस्टाल्ट वादियों की देन है। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि पहला जो ज्ञान हमने प्राप्त कर रखा है उसके आधार पर ही हम नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य स्पष्ट होने पर ही अंतर्दृष्टि जागृत होती है। यानी हमारे सामने जो कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, जब वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है तो हमारे अंदर की जो अंतर्दृष्टि है वो जागृत हो जाती है, जो विचार है वो उत्पन्न हो जाते हैं। यह सिद्धांत स्वयं समाधान करके सीखने पर बल देता है। यानी कि इसमें
बालक को सक्रिय कराया जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से बालक की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, समस्या समाधान की योग्यता आदि मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। यह विज्ञान, गणित तथा व्याकरण जैसे कठिन विषयों के शिक्षण व अधिगम में सहायक होता है। और यह सिद्धांत तार्किक तरीके पर बल देता है, यानी तर्क वितर्क करने पर भी यह सिद्धांत बल देता है। और पाठ्य योजना का निर्माण इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। जो पाठ्य योजना जो होती हैं उनका निर्माण भी इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।